नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित दुनिया की कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद विदेशी मेहमान, अतिथि अब वापस लौट चुके हैं। शिखर सम्मेलन के कई आयाम जनता के बीच में आए, बहुत सारी चर्चाएं हुई। आज हम पैनलिस्ट से अपने जानते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन से भारत को क्या हासिल हुआ और भारत ने क्या खोया। भारत की 140 करोड़ की आबादी यह जानना चाहती है कि G20 शिखर सम्मेलन से आखिर भारत को क्या हासिल हुआ। भारत कृषि प्रधान देश है, उद्योग है, कृषि कारोबार है, तो वहीं भारत में मजदूर भी बड़ी तादाद में है। यानी रोजी रोटी कमाना खाना उनकी नीति और नियति है। बहुत कुछ निर्भर करता है देश दुनिया की रीति नीति से कि भारत के नागरिक अपना जीवन स्तर कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे वह गुजर बसर कर सकते हैं। भारत की बड़ी आबादी आज भी गांवों में बसती है। अब इनके लिए इस शिखर सम्मेलन में क्या सामने आया, क्या फलीभूत हुआ, ऐसे नागरिकों के लिए यानी देश की जो आम आवाम है उसके लिए इस शिखर सम्मेलन से क्या हासिल हुआ, यह देखना होगा। भारत ही क्या दुनिया में बड़ी तादाद ऐसे नागरिकों की है, ऐसे लोगों की है, ऐसे बासिंदों की है जिनको 2 वक्त की रोटी बामुश्किल नसीब होती है। बात चाहे साउथ अफ्रीका की हो या भारत की हो या दुनिया के कई और देश हैं जो गरीबी से लड़ रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन से गरीबों को क्या हासिल होगा और भारत को क्या हासिल होगा, यह देखना होगा। सामान्य तौर पर देखें तो रोजी रोटी कमाना सबसे बड़ी बात है दुनिया के लिए। आज अखबारों में एक खास खबर है जिसे देखकर चौंकना स्वाभाविक है। यह खबर है कि दुनिया की 1/4 आबादी एनीमिया से पीड़ित है, यानी खून की कमी है, जिससे नागरिक विकलांगता का शिकार हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। आखिर इस शिखर सम्मेलन से ऐसे गरीबों को, ऐसे आम नागरिकों को क्या हासिल होगा, यह भी देखने की बात है। भारत के 28 में से 21 राज्य ऐसे हैं जहां एनीमिया पीड़ितों की तादाद बहुतायत में है। खास तौर से 12-15 साल से लेकर 18-19 साल तक की बालिका को एनीमिया की शिकायत होती है, जैसा कि अध्ययन की एक रिपोर्ट में सामने आया है। महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत रहती है, शुगर, ब्लड प्रेशर सहित बहुत बीमारियां एनीमिया दे जाती है।
तो आइए देखते हैं कि इस शिखर सम्मेलन से दुनिया के आम आवाम को क्या हासिल हुआ। G20 शिखर सम्मेलन से क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ दो पैनलिस्ट हैं। इन दो पैनलिस्ट में मुफीद जिलानी जी हैं। मुफीद जिलानी जी पैनलिस्ट हैं, लेखक हैं, कई समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। जबकि दूसरे पैनलिस्ट हैं हमारे अभयानंद शुक्ल जी। अभयानंद शुक्ल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बदलते हालातों को देखते हैं और उस पर पैनी नजर रखते हैं। तो आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुफीद जिलानी जी से, और वह किस नजरिए से देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन को। तो आइए मुफीद जिलानी जी से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि मुफीद जिलानी जी क्या बताते हैं। तो मुफीद जिलानी जी, आपकी दृष्टि में यह शिखर सम्मेलन कैसा रहा, क्या नफा नुकसान रहा भारत को, आपने क्या देखा, क्या समझा? जहाँ तक G20 सम्मेलन में क्या खोया क्या पाए की बात है, तो निश्चित रूप से भारत को कुछ न कुछ तो हासिल हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो बादी में नहीं हो पाया था वो दिल्ली में हुआ, यानी कि G20 सम्मेलन में एक साझा घोषणा पत्र जारी हुआ और इसको निश्चित रूप से भारत की राजनयिक कामयाबी माना जाएगा। भारत ने मेहमानों को का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, लेकिन एक सवाल इसमें ज़रूर उठा कि जिस देश पर 1,56,000 करोड़ यानी 156 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो, वो मुल्क मेहमानों को, विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खाना परोस रहा है। इसके अलावा एक बात इससे साफ जाहिर हुई कि चीन के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस और यूके में जो एक भावना है कि अगर चीन को कोई रोक सकता है तो वो भारत है, इस सम्मेलन से वो भावना और ज़्यादा मजबूत हुई है और इन देशों को भारत की ज़रूरत है। पहले भारत को इनकी ज़रूरत होती थी, वो अभी भी है, लेकिन अब एक ये बात साफ है कि ये भारत इन देशों की ज़रूरत बन गया है। तो ये इससे आप कह सकते हैं कि भारत का रुतबा बढ़ा, लेकिन इसके कुछ माइनस पहलू ये हैं कि आप मीडिया को एक्सेस नहीं दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में और ज़्यादा कि जहां द्विपक्षीय वार्ता हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन या दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ, उसके बाद भी कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। और अगर विदेशी मेहमानों की तरफ से कोशिश भी की जा रही है तो भी उसको इजाज़त नहीं मिली। अमेरिकन की प्रेस सचिव ने इस मुद्दे को उठाया, उसने अपने लोगों से, प्रेस से कहा कि हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन भारत की तरफ से हमें इजाज़त नहीं मिली। और आपने देखा कि जो बाइडेन जब वियतनाम पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर सबसे पहला मुद्दा प्रेस के सामने यही रखा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने फ्री प्रेस व अभिव्यक्ति की आज़ादी, सिविल सोसाइटी पर जो हमला हो रहा वो, या मानवाधिकार को लेकर
बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है। इसको जो बाइडेन ने वियतनाम में कहा, ये एक G20 की बहुत बड़ी नाकामी है। इसके अलावा आपने घोषणा पत्र साझा जरूर जारी किया, लेकिन यूक्रेन ने जिस तरह से इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि वहां पर रूस का नाम कहीं नहीं लिया गया और यूक्रेन में युद्ध बात की गई। इसके अलावा जो घोषणा पत्र में पैरा नंबर 78 है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात उठाई गई है। धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और इन सब मुद्दों को वहां पर उठाया गया है। इसको भी उस घोषणा पत्र में शामिल किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो मामला है ये कहां पर अटैक करता है। आप सब जानते हैं, इसे कहने की जरूरत नहीं है कि कहां पर धार्मिक आज़ादी पर हमला हो रहा है, कहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचला जा रहा है। ये सब चीज़ें इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। जैसा कि मुफीद जिलानी जी कह रहे हैं कि बहुत कुछ हासिल तो हुआ, लेकिन भारत की छवि पर, उसकी साख पर एक बड़ा धब्बा भी लगा कि मीडिया को ऐसे महत्वपूर्ण सम्मेलन से, शिखर सम्मेलन से दूर रखा गया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मीडिया को भी बात नहीं करने दी गई, जिससे एक भारत की खराब छवि यानी खराब तस्वीर दुनिया के सामने आई। यह उसके लिए एक बड़ा धब्बा है, जबकि भारत को इस शिखर सम्मेलन से बहुत कुछ हासिल भी हुआ। लेकिन इस शिखर सम्मेलन में ना तो गरीबों पर बात हुई, ना गरीबी पर बात हुई, ना गरीब पर बात हुई, ना किसान पर बात हुई, ना मजदूर पर बात हुई, ना उसकी सेहत और स्वास्थ्य पर बात हुई। कुल मिलाकर यह शिखर सम्मेलन भारत की साख को बढ़ाने वाला था, लेकिन देश की आवाम को इससे कुछ भी खास हासिल नहीं हो सका। जैसा कि मुफीद जिलानी ने कहा कि लाखों करोड़ रुपए का कर्ज भारत पर होने के बावजूद G20 शिखर सम्मेलन के अतिथियों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया, तो दुनिया जानती है कि भारत के 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। ऐसे में कल्पना की जा सकती है कि देखने वाली तस्वीर कुछ और है, हकीकत कुछ और है। हालांकि भारत की साख दुनिया में बढ़ी है, भारत की अपनी अहमियत बढ़ी है और भारत ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। आइए बात करते हैं, जानते हैं दूसरे पैनलिस्ट अभयानंद शुक्ल से कि आखिर उनकी दृष्टि में G20 शिखर सम्मेलन कैसा रहा, क्या नफा नुकसान रहा और भविष्य में भारत को उसके क्या लाभ होंगे, क्या हानियां होंगी। अभयानंद जी से बात करते हैं और जानते हैं कि शिखर सम्मेलन के परिणाम कैसे रहे, उनकी दृष्टि क्या कहती है। रामेन जी, जहाँ तक G20 से भारत के लाभ और नुकसान की बात है, आपको एक बात बहुत साफ साफ बता दूं कि इसमें लाभ के अलावा नुकसान की गुंजाइश मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है। सिर्फ लाभ ही लाभ दिख रहा है। जैसे पहली बार भारत के लिए यह आयोजन का अवसर मिला और भारत ने इसको बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इतना ग्रैंड वेलकम शायद ही किसी विदेशी मेहमान का, विदेशी आयोजन का इस तरह हुआ हो। जहाँ तक लाभ की बात है, लाभ में मैं आपको बताऊं कि भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है वो भारत की सबसे बड़ी सफलता है। इसके अलावा इस आयोजन से भारत की एक ग्लोबल इमेज बनी है
और एक विश्व गुरु के रूप में उभर के आया है भारत। इससे न सिर्फ भारत की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी छवि उभर के आई है। साथ ही भारत ने जो जो भी चाहे प्रस्ताव इस के जरिए पारित हो गए और एक जो घोषणा पत्र नई दिल्ली घोषणा पत्र जिसको कहते हैं जो जारी हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की ही छवि दिखती है, भारत का ही प्रभाव दिखता है। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को राजनीतिक फायदा भी हुआ है। कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस आयोजन की और मोदी के प्रबंधन की तारीफ की है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा जब आप ये कहते हैं कि चीन नहीं आया और रूस नहीं आया तो इससे कुछ कमी रह गई। मुझे लगता है चीन का नहीं आना उसके लिए ठीक ही हुआ। चीन आता तो उसकी यहाँ पर फजीहत होती, क्योंकि पूरा माहौल मोदी के पक्ष में बना हुआ था, भारत के पक्ष में बना हुआ था। जहाँ तक रूस के नहीं आने का सवाल है, वो अपने देश में अपने इलाके में जो विवाद है उसको सुलझाने में लगे हुए थे। हालांकि उन्होंने यहाँ बिना आए ही भारत के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की और एक अच्छे आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारत का इसमें लाभ ही हुआ है, भारत की एक ग्लोबल छवि बनी है और इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम और ऊंचा हुआ है। और दूसरी बात, आप इस बात को मानिए या न मानिए, भारत का नाम भारत रखने की दिशा में इसकी शुरुआत हो गई है। लोगों ने प्रधानमंत्री की देखा देखी G20 के आयोजनों में जगह जगह भारत को देखकर अब अपने नाम के आगे भी इंडियन की जगह भारतीय लिखना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भारत छाया हुआ है। यह इस G20 आयोजन की बहुत बड़ी सफलता है। अभयानंद शुक्ल जी ने जैसा कि बताया कि भारत की साख बढ़ी है, दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा है, लेकिन इसी के साथ भारत की जो साख गिरी है, मीडिया पर पाबंदी को लेकर, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो एक साख दुनिया में भारत की गिरी है, वह निश्चित रूप से इस शिखर सम्मेलन का एक नुकसान है जो भारत को उठाना पड़ेगा। जैसा कि आर्थिक मामलों के आर्थिक दृष्टि से देखें तो इस शिखर सम्मेलन का भारत को बड़ा लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंध दुनिया के अनेक देशों से और भी अधिक मजबूत होंगे। यह एक बड़ा लाभ भारत को मिला है। तो आपने इस तरह से देखा कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होने से भारत को क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ और आम आदमी के बारे में यह कितना फायदेमंद रहा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।